Hello everyone and welcome back to the lecture number 16 of learning English language. आज के लेक्चर में हम डील करेंगे मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब्स को. बेसिकली हम डील करेंगे जस्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स को. और ऑक्सिलरी वर्ब्स बेसिकली हमारे पास होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि दे आर ऑल्सो नोन एज द हेल्पिंग वर्ब्स. हमने टेंसेस को बहुत डिटेल में पढ़ा, एक एक टेंस अलॉन्ग विद द हेल्पिंग वर्ब अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ा. तो उसके अकॉर्डिंगली हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. एक सेंटेंस में हमारा टेंस, हमारी मोड और टोन, इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक हेल्पिंग वर्ब. लाइक अगर हम पास्ट टेंस में इज़ एम आर यूज़ करेंगे तो दैट वुड बी अ रॉन्ग थिंग, और अगर हम प्रेजेंट में वॉज पर यूज़ करेंगे तो दैट वुड बी रॉन्ग ऑल्सो. तो इस तरह से अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हमारे लिए क्या है कि ये एक तरह से पूरी की पूरी हमारी सेंस गलत हो जाएगी इस चीज़ से कि अगर हम ये करते हैं कि हम प्रेजेंट में जो है वो वॉज वर्ड यूज़ करते हैं और फ्यूचर में जो है वो इज़ एम आर यूज़ करते हैं और पास्ट में जो है वो विल शिल यूज़ करते हैं, तो हमारे पास पूरी चीज़ गलत हो जाएगी. तो बेसिकली टेंसेस जो हैं या मोड या टोन, इन सब में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, moving on, it assists the main verb to convey various shades of meaning, यानी कि various shades of meaning, यानी कि various tenses, various mode and various tone. ठीक है, अब ये मेन वर्ब को असिस्ट करता है, यानी कि मेन वर्ब का साथ देता है किस चीज़ में, टू कन्वे द वेरियस शेड्स ऑफ मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, हम टेंसेस की बात करते हैं, मोड की बात करते हैं, टोन की बात करते हैं. टोन हमारी हार्श है, पोलाइट है, कैसे बात कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं या गुस्से में बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें. और हमारी बात का आस्पेक्ट, यानी कि हम किस सेंस में बात कन्वे करना चाह रहे हैं, किस सेंस में हम बात कर रहे हैं, वो होता है. ओके, अब आगे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी जो पढ़ेंगे वो ये है कि कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो बग़ैर मेन वर्ब के सेंटेंस में अपना मीनिंग या अपनी सेंस कन्वे नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी है. Like any of the auxiliary verb cannot convey the meaning or the sense completely. For example, अब हम कहते हैं कि she is out. ठीक है, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब. वेयर इज द मेन वर्ब? मेन वर्ब हमारे पास नहीं है. शी इज़ आउट, अगर हम उसकी बात करना चाह रहे हैं कि वो बाहर खेल रही है, तो हम अगर मेन वर्ब ही यूज़ नहीं कर रहे तो हमारे इस हेल्पिंग वर्ब का भी यहाँ पे कोई पर्पस नहीं है, कोई उसका मकसद नहीं है. वो अपना मकसद कंप्लीटली कन्वे ही नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि इसने तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें क्लियर करनी है. हमने पहली चीज़ तो इसने क्या करना है कि मेन वर्ब को असिस्ट करना है, और दूसरी चीज़ वेरियस शेड्स ऑफ मीनिंग्स कन्वे करने हैं. तो जब हमारे पास मेन वर्ब ही नहीं है तो ये किसको असिस्ट करेगा, किस चीज़ के लिए ये एज एन असिस्टेंस काम करेगा. तो ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई कि हमारे पास. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ही वांट्स टू, ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास है ही वांट्स टू, अब हमारे पास मेन वर्ब नहीं है. ठीक है, अब अगर चलें इसमें तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है. लेट्स सॉरी फॉर दिस ब्लंडर, टेक्स अनदर एग्जांपल. ही इज डिसाइडिंग टू गो. ठीक है, अब ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है. हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये हमारे पास मेन वर्ब आ गया, ये हमारे पास इसका जो है वो प्रेडिकेट आ गया, और ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया. अब यहाँ तो ये हमें समझ आ रहा है ना कि ये इसका मीनिंग पूरा कन्वे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो हमारे पास वर्ब ही नहीं था ना, कंप्लीट वर्ब ही नहीं था, तो ये मीनिंग किसका कन्वे करता. तो बेसिकली इस तरह से हम ये चीज़ देखते हैं कि एक वर्ब जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब के साथ स्टैंड करेगा उसका मीनिंग कन्वे करने में, उसको हेल्प करने के लिए. एक ऑक्सिलरी वर्ब अकेला कोई मीनिंग नहीं प्रोवाइड कर सकता. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग.
ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द एग्जाम्पल, हम ये कहते हैं कि शी कुड नॉट डैश whether she wanted or not to dye her hair. Could auxiliary verb, not adverb आ गया. अब where is the main verb? हमारे पास मेन वर्ब नहीं है, तो इस ऑक्सिलरी वर्ब का कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे हमारे पास इसका कोई भी मीनिंग, कोई भी सेंस कन्वे नहीं हो रही, जस्ट बिकॉज हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब तो है लेकिन मेन वर्ब नहीं है. तो बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब कुड एंड एडवर्ब नॉट, ये दोनों चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट हैं, बट वी नीड द मेन वर्ब डिसाइड, कि हमें यहाँ पे अगर हम वर्ड यूज़ करें डिसाइड का, she could not decide whether she wanted or not to dye her hair. तो यहाँ पे अब जब डिसाइड का वर्ड आ गया तब हमें समझ आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या कन्वे होना चाह रहा था, इसका क्या बेसिक मीनिंग बन रहा था. सो बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब्स हमें क्या करते हैं, रीडर को ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं कि हमारा मेन वर्ब क्या है और उसका मेन पर्पस क्या है. ये फंक्शन होता है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब का. हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब की डिफरेंट टाइप्स भी आती हैं. लाइक हम कहते हैं कि द ऑक्सिलरी वर्ब दैट एक्सप्रेस द टेंसेस, and the auxiliary verb that express the mood, and the auxiliary verb that expresses the voice. जैसे हमारे पास जो टेंस की बात आ गई, मूड की बात आ गई, एंड थर्ड हमारे पास आ जाएगा वॉइस, यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस. ओके, लेट्स, सो नाउ हियर वी आर. ऑक्सिलरी वर्ब के हमारे पास जो टाइप्स हैं, इसमें हमारे पास पहली टाइप आ जाती है ऑक्सिलरी वर्ब दैट एक्सप्रेसेस द टेंस, सेकंड आ जाती है दैट एक्सप्रेसेस द वॉइस, और थर्ड आ जाती है दैट एक्सप्रेसेस द मूड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इसकी वॉइस को, क्योंकि हमारे पास एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जब हमारे पास एक्टिव वर्ब होता है उसमें हमारे पास जो एक्शन होता है वो हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होता है. लाइक शी इज़ प्लेइंग, ठीक है. अब ये जो एक्शन प्लेइंग का है ये शी परफॉर्म कर रही है, ठीक है. आगे हम कहते हैं शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल. अब ये जो एक्शन है ये शी परफॉर्म कर रही है कि वो फुटबॉल खेल रही है. ऑन द अदर हैंड जब हम इसका पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो होगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हर. अब यहाँ पे हमारे पास बेशक काम तो यही करिए, लेकिन दिस इज़ द मेन थिंग जिसको हम डील कर रहे हैं. तो हमने यहाँ क्या देखा कि इस जो है ये हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये हमारे पास पहले सब्जेक्ट के साथ आ रहा था, अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है. तो इस तरह से इट जो है आइडेंटिफाइज द वॉइस. ओके, कमिंग बैक टुवर्ड्स द मूड. जब हम मूड की बात करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब मूड को कैसे डिटर्मिन करेगा. मूड का मतलब होता है कि कोई सेंटेंस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम क्यों यूज़ करें. वेदर इट इज़ यूज टू मेक कमांड, कमांड का मतलब होता है हुक्म देना, ठीक है. क्या वो ऑक्सिलरी वर्ब हुक्म देने को इस्तेमाल हुआ है, या वो ऑक्सिलरी वर्ब जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए यूज़ हुआ है, या वो किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, ये चीज़ हमारा मूड जो है वो एक्सप्रेस करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स. अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि डिड ही रिमेंबर यू, ठीक है. अब ये जो डिड है यहाँ पे यूज हो रहा है क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए, ठीक है. दिस क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट्स द क्वेश्चन स्टेटमेंट. अब अगर यही जो डिड है ये हमारे पास ऐसे यूज हो, ही डिड नॉट रिमेंबर यू. अब अगर ऐसे यूज़ होगा तो यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है हमारे पास जो है एक इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट में, राइट, कि हम बता रहे हैं कि उसको तुम याद नहीं हो. तो दिस इज़ हाउ ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे मूड को डिटर्मिन करते हैं. अब टेंसेस को हमने इतना डिटेल में पढ़ा है कि एक हेल्पिंग वर्ब में जो इज़ एम आर है वो हमारे पास प्रेजेंट में आएगा,
उसके बाद पास्ट में हमारे पास आएगा was were, और फ्यूचर में हमारे पास आएगा will shall। तो बेसिकली ये ऑक्सिलरी वर्ब्स ही हैं जो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं और डिटर्मिन कर रहे हैं किस चीज़ को, हमारे टेंसेस को। तो ये था ऑक्सिलरी वर्ब्स का सेक्शन एंड दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 16। अगर आपको कुछ भी क्वेरी, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी क्वेश्चन हो, यू कैन नोट दैट डाउन बिलो एंड वी विल बी डीलिंग विद ऑल दीज सेशंस इन द Q&A session. And till then, stay safe. Bye bye. Thank you for watching.